अम्मा जी गांव की बहुत ही प्रभावशाली महिला थी, बहुत ही अधिक धनवान थी और अकुत संपत्ति की मालकिन थी। पर दुर्भाग्यवश बहुत कम उम्र में उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए थे। उस वक्त उनका इकलौता बेटा अंकुर सिर्फ 2 वर्ष का था, लेकिन संजोग से उनके पति जाने से पहले बहुत संपत्ति जमा करके गए थे, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक रूप से कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने खुद को काफी मजबूत बना लिया था और अपनी संपत्ति को अच्छे से संभाल रही थी। अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर उन्होंने बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया और बेटे को डॉक्टर बन जाने के बाद अम्मा जी को लगता था अब उन्हें उनके सुकून के दिन आ चुके हैं। इसलिए वह धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति बेटे के सुपुर्द करती जा रही थी। समय आने पर उन्होंने बेटे का विवाह भी कर दिया और खुद अपने काम में ढीली पड़ती गई और अपने हाथ खाली कर लिए। बेटे ने गांव का सारा कुछ किराए पर दे दिया और अम्मा को लेकर शहर आ गया। बेटे की शादी भी हो चुकी थी और उसकी पत्नी के रूप में शालिनी अम्मा जी की बहू बन चुकी थी। अब अम्मा जी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और शालिनी और अंकुर उनके ऊपर हावी होते जा रहे थे। अम्मा जी ने कभी यह नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने इतने नाजों से पाला वह उन्हें इस तरह से धोखा देगा। अंकुर और शालिनी ने धीरे धीरे अम्मा जी की सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर ली थी और अम्मा जी की कोई कद्र भी नहीं करते थे और अम्मा जी खुद भी असहाय हो चुकी थी, या ऐसा कहे कि उन्होंने खुद को असहाय बना लिया था और अपनी क्षमता को धीरे धीरे भूल गई थी और जिंदगी से समझौते करना सीख गई थी। इसी तरह से वक्त बीत रहा था और अंकुर और शालिनी की शादी को लगभग 8 वर्ष बीत गए और उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह की एक पार्टी दी थी। घर में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। बाहर बन रहे पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उस खुशबू के बीच सभी की हंसी ठिठोली की आवाजें अम्मा जी को उनके कमरे में सुनाई दे रही थी, पर उस हंसी ठिठोली में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने कमरे में ही भली थी। उन्हें तो बस दिलचस्पी थी उन पकवानों में जिसे खाने को उनका जी ललचाने लगा था। आज अम्मा जी के बेटे अंकुर और बहू शालिनी की शादी की 8वीं सालगिरह थी। अगर उनका बेटा अंकुर डॉक्टर जो था तो पार्टी भी कोई छोटी मोटी तो नहीं होगी, तो कई मेहमानों को बुलाया गया था, या यूं भी कह सकते हैं कि उसके दोस्तों और बहू के मायके वालों को बुलाया गया था। अम्मा जी या उनके परिवार से किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अगर वो जरा सी भी बाहर आ जाती तो बहू को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता कि उनके बाहर आने मात्र से पूरा घर फैल जाता है। शायद उसके इस चमकीले सुंदर ईंट गारे के घर में अम्मा ही एक अकेली पुरानी वस्तु थी जो उस घर में उस जिद्दी दाग धब्बे की तरह थी जिसे हटाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी छाप उस जगह पर छोड़ ही देता है। और अम्मा जी को घर से निकाले तो उनकी इज्जत पर धब्बा पड़ जाए, लोग कहने न लगे कि इतने में डॉक्टर ने अपनी माँ की देखभाल नहीं की, इसलिए मजबूरी में ही सही अम्मा जी को घर पर ही रखा था, लेकिन बस उनके कमरे तक ही सीमित रखा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और बहू शालिनी अम्मा जी के कमरे में आई। उसके हाथ में कोई पैकेट था। अम्मा जी के बिस्तर पर उसे रखते हुए बोली, अम्मा जी इसमें साड़ी है, पहन लेना। कहीं कोई भूले चुके मेहमान कमरे में आ गया तो आपकी साड़ी को देखकर हमारी इज्जत तो तार तार हो जाएगी। और ढंग से हाथ मुंह धोकर कंघी कर लेना। अगर कोई कमरे में आता है तो नमस्ते, हाँ हूँ में ही जवाब देना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आपको। शालिनी अपनी धुन में बोले जा रही थी, पर अम्मा उनका ध्यान तो अभी भी सिर्फ पकवानों की खुशबू पर ही था। तभी शालिनी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन रही हैं ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहू, क्या बन रहा है आज? अम्मा ने अपनी जबान को होठों पर घुमाते हुए कहा। शालिनी ने अपना माथा पीट लिया और फिर बोलना शुरू किया, हे भगवान, जब देखो बस खाने की लगी रहती है। कुछ कहा मैंने, आपने वो सुना या नहीं? ढंग से तैयार हो जाना, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। कोई आए तो हाँ हूँ में ही जवाब देना, इसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शालिनी ने एक बार फिर अम्मा जी को उंगली दिखाकर समझाते हुए बोला। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया और इतना ही कहा, बहू बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, सुबह सिर्फ 1 कटोरी दलिया खाया था। शालिनी ने उन्हें पूरा घूर कर देखा, जैसे पता नहीं अम्मा जी ने उससे उसकी सारी संपत्ति मांग ली हो, और फिर कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद घर में काम करने वाली बाई पिंकी कमरे में आई और अम्मा को एक थाली देती हुई बोली, अम्मा अभी ये खा लो। अम्मा जी ने ललचाई नजरों से प्लेट में देखा तो 1 रोटी, थोड़ी सी दाल और आलू की सूखी सब्जी रखी हुई थी। अम्मा ने उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखा तो पिंकी बोली, अम्मा अभी तो पकवान बन रहे हैं ना, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना लेकर आई हूँ ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो। अम्मा को भूख तो जोरों की लगी थी, इसलिए थाली लेकर उस थाली पर ही टूट पड़ी। अम्मा को इस तरह से खाना खाते देख काम वाली भाई पिंकी की आंखों में भी आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी, कोई कह सकता है ये डॉक्टर साहब की माँ है, वो डॉक्टर साहब जिनकी काफी इज्जत है
और खूब पैसे कमा रहे हैं। उनके बेटे बहू को देखकर तो बाहर वाले भी इनकी किस्मत पर रश्क करते हैं, पर इनसे तो हमारी किस्मत लाख गुना अच्छी है। कम से कम रात का खाना पूरा परिवार एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो बेटे को पता नहीं कि माँ के साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते पिंकी फटाफट अम्मा के कमरे में सफाई करने लगी। वैसे अम्मा के कमरे में ज्यादा सामान तो था नहीं, इसलिए फटाफट व्यवस्थित हो गया। पूरे कमरे को व्यवस्थित कर बाहर से 2 कुर्सियां लाकर अम्मा के कमरे में रख दी, ताकि कोई आए तो बैठने के लिए कुछ तो हो। तभी बाहर से शालिनी की आवाज आई तो पिंकी बाहर आ गई। इधर अम्मा ने फटाफट थाली साफ कर डाली, पर भला एक रोटी से क्या हो, भूख तो अभी भी जोरों की लग रही थी, पर बोलती किससे। मन मारकर थाली एक तरफ रखकर जैसे तैसे उठी और हाथ मुंह धोकर पैकेट में से साड़ी निकाली। साड़ी बिल्कुल नई थी, उस पर टैग भी नहीं हटा था। पूरे 500 रुपए की साड़ी थी। उसे देखकर अम्मा खुश हो गई। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी है। पर साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट तो था ही नहीं, इसलिए अपने पुराने ब्लाउज और पेटीकोट के साथ ही साड़ी को पहन लिया। थोड़ी देर के बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे हो गए तो केक काटने का वक्त हो गया। अंकुर और शालिनी केक काटने के लिए एक साथ आ गए। तभी अंकुर के किसी दोस्त ने कहा, अरे अंकुर, घर में आंटी जी भी तो है ना, उन्हें भी तो बुलाओ। आखिर तुम्हारी जिंदगी का इतना खुशी का दिन है तो उन्हें तो यहाँ होना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर अंकुर झेप गया। उसने शालिनी की तरफ देखा तो शालिनी बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है ना कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो बाहर नहीं आई। उन्होंने खुद ही मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें बाहर लाने का, उन्हीं के हाथों से केक कटवाने का। आखिर सबको अपनी बातों से संतुष्ट कर शालिनी ने अंकुर के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। इतने में काम वाली बाई ने एक प्लेट अम्मा के लिए खाना लगाया तो शालिनी ने उसे डांट दिया, ये क्या कर रही हो पिंकी, यह प्लेट लेकर कहाँ जा रही हो। पिंकी ने झेपते हुए कहा, मेम साहब, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक रोटी ही तो खाई थी। तो एक रोटी काफी है तसल्ली लाने के लिए, उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका तो पेट ही भर गया होगा। ये प्लेट छोड़ और जाकर तेरा काम कर, अम्मा का मैं देख लूंगी। यहाँ मेहमान सर पर खड़े हैं और तुझे अम्मा की पड़ी है, चल जा यहाँ से। आखिर मजबूरन पिंकी को प्लेट वहीं रखकर अपने काम पर जाना पड़ा। इधर शालिनी अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। रात के 11 बज गए, लेकिन अम्मा जी को खाने को नहीं मिला। अब तो अम्मा जी की भूख के मारे हालत खराब होने लगी। अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन पार्टी तो अभी भी चल ही रही थी। लेकिन जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर मजबूरी में ही सही वो उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्हें बाहर देखकर अंकुर का मूड खराब हो गया। वो धीरे से शालिनी पर बिगड़ते हुए बोला, शालिनी, तुमसे कहा था ना मैंने, ये अम्मा बाहर क्या कर रही हैं? तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं, अंदर ले जाओ अभी के अभी। शालिनी फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें अंदर धकेलते हुए बोली, अम्मा जी, आप बाहर क्या कर रही हो? आपकी तबीयत खराब है ना, चलिए अंदर चलिए, आराम कीजिए। लेकिन अम्मा भूख से तड़प रही थी तो सबके सामने ही बोल पड़ी, बहू, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। इतने बड़े डॉक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि डॉक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। कुछ लोग दबी जबान में बातें करने लगे। कुछ बातें अंकुर और शालिनी के कान तक भी पहुंची। आखिर शालिनी अम्मा जी को अंदर जबरदस्ती खींचते हुए ले गई। जबरदस्ती उन्हें पलंग की तरफ धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो आप बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती आपको अपने बेटे की इज्जत को इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को कि हम आपको भूखे रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आपने रायता फैलाया है उसे तो समेटू। कहकर शालिनी बाहर आ गई और बाहर आकर सबके सामने ही पिंकी काम वाली बाई को बोली, जल्दी से अम्मा को एक प्लेट में खाना लगाकर दे दो। अम्मा भी ना जब से बूढ़ी हुई हैं तब से भूल जाती हैं, अभी शाम को ही उन्होंने खाना खाया था। शालिनी ने बात को घुमाने की कोशिश की। पिंकी फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर अम्मा को देने गई तो देखा कि अम्मा रो रही हैं। भाई को देखते ही अम्मा बोली, देख पिंकी, बहू ने कितनी जोर का धक्का मारा है मुझे, मेरे हाथ पर चोट भी लग गई है। रोते रोते अम्मा ने पिंकी को अपनी चोट दिखाई जिसमें से खून रिस रहा था। पिंकी अम्मा के पास बैठती हुई बोली, काहे बर्दाश्त करती हो अम्मा जी आप? भला आपके पास क्या कमी है? फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों है? जानती हूँ पिंकी, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो आज ही अपने लिए नौकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार भी तो चाहिए ना। मैं अकेली क्या कर लूंगी? वहाँ की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वो सब तो मेरे बेटे बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, तो आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए ये लोग मेरे साथ। कहते कहते अम्मा जी की रुलाई छूट गई। अम्मा, पति के बगैर बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना सकती हो, अपने दमखम पर पूरी जमीन जायदाद को संभाल सकती हो, और आप कह रही हो कि आप कर ही क्या सकती हो? आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आप एक रोटी के लिए मोहताज हो जाओ।
अम्मा भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की तो खाओ। इतने में बाहर से शालिनी ने बाई को आवाज लगाई तो बाई फटाफट कमरे से बाहर चली गई। बाई की बात पर अम्मा को बहुत गहरा असर हुआ। काफी देर तक आंखों में आंसू लिए वो उस खाने की प्लेट को देखती रही, लेकिन जोरों की भूख लगी होने के बावजूद भी उन्होंने प्लेट को छुआ तक नहीं। थोड़ी देर के बाद बाई प्लेट लेने कमरे में आई तो देखा खाना ऐसे ही रखा हुआ था। अम्मा बस छत की ओर निहार रही थी। बाई ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी, ले जाइए इसे वापस। काम वाली बाई पिंकी ने अम्मा को मनाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने खाना खाया तक नहीं। तब तक बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। शालिनी और अंकुर भी कमरे में आ गए और आते ही अम्मा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? थोड़ा सा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था आपको? आपको सब कुछ मुफ्त में जो मिल रहा है तो कद्र नहीं है। एक खाने के पीछे इतना बवाल। लोग दबी जबान में कैसी कैसी बातें बना रहे थे। अगर ऐसा ही चला तो आपको वापस गांव भेज देंगे, फिर रहना अकेले। इतने में शालिनी की नजर खाने पर पड़ी। लो, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा किया वो प्लेट में ऐसे ही भरी पड़ी है। खाना है तो खाइए, नहीं तो भगवान का नाम जपिए। मुझसे नहीं उठाए जाते आपके ये नखरे। उसने अंकुर की तरफ देखते हुए कहा, बस अंकुर, बहुत हो चुका। मैं नहीं उठा सकती इनके नखरे। इन्हें वापस गांव भेज दो। ठीक है, मैं कल ही इन्हें वापस गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेंगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अंकुर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा और दोनों कमरे से बाहर आ गए। अंकुर ने दूसरे दिन ही अम्मा को गांव भेज दिया। गांव आने के बाद अम्मा ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद से अंकुर को बेदखल किया। वसीयत के अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। वो ट्रस्ट जो बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। साथ ही अपने बड़े से घर का आधा हिस्सा उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। खेती बाड़ी के लिए नौकर आते ही थे, उनमें से एक को घर का काम करने के लिए रख लिया और साथ ही साथ अपने मालिश के लिए एक मालिश वाली को भी रख लिया, ताकि उनके शरीर का संतुलन बना रहे। और सुबह सुबह उठकर योगा करना और टहलना भी शुरू कर दिया, जो इतने दिनों से उन्होंने छोड़ रखा था। और उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। अब वो वापस ठीक होने लगा था और अम्मा जी चलने फिरने में चुस्त दुरुस्त हो गई थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही बैठे बैठे अपना शरीर खराब किया था और खुद को असहाय महसूस करने लगी थी। अम्मा वापस पुरानी वाली अम्मा बन चुकी थी, जिसने अकेले के दम पर अपनी सारी संपत्ति संभाली थी और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था बिना किसी की मदद के। अब अम्मा स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। साथ ही इस बार खेती-बाड़ी से होने वाली इनकम को अंकुर के पास न भेजकर उन्होंने अपने पास ही रख लिया। जब पैसा अंकुर के अकाउंट में नहीं आया तो अंकुर और शालिनी दोनों ही गांव आ गए। आते ही देखा घर के आधे हिस्से में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए वो दूसरे हिस्से में गए जहाँ अम्मा रहती थी और जाते ही अम्मा से बोले, अम्मा, ये घर में बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? और इस बार क्या खेतों से कमाई नहीं हुई जो पैसे अकाउंट में नहीं डाला? उनकी बात सुनकर अम्मा ने कहा, घर का आधा हिस्सा मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया है, और रही बात कमाई की, तो हुई थी कमाई पूरे 7 लाख रुपयों की, वो मैंने अपने अकाउंट में रखे हैं। आप पैसों का क्या करेंगी अम्मा जी? और किससे पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया? अब की बार शालिनी ने कहा, इसमें पूछना क्या है? संपत्ति मेरी थी, मेरे पति द्वारा कमाई गई थी, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और जिसे आज तक तुम लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा था और कुंडली मारकर बैठे हुए थे। शालिनी, हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? यह संपत्ति तुम कोई अपने मायके से दहेज में लेकर नहीं आई हो, बल्कि मेरे पति की संपत्ति है, तो मैं इसे अपने अनुसार इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तुम लोग होते कौन हो मुझसे यह सब कहने वाले? कैसी बातें कर रही हो अम्मा? हम आपके बेटे बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। अंकुर ने बिगड़ते हुए कहा, कौन से बेटे बहू? वह जो एक एक रोटी के लिए अपनी माँ को तरसा देते हैं। देख बेटा, ऐसे बेटे बहू तो मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा। अब तुम्हारा शहर भला और तुम्हारा घर भला, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अम्मा की बात सुनकर शालिनी चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को प्रॉपर्टी से बेदखल करने की? हम लोगों के अलावा आपका है ही कौन? ऐसा करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप मरेंगी तो आपकी चिता को आग देने के लिए भी हम नहीं आएंगे। समझ क्या रखा है हमें? प्रॉपर्टी का दान कर देंगे और हम आपकी चिता को आग देंगे। देखते हैं आपकी लाश को कौन कंधा देता है। इतनी बड़ी बात बोल गई शालिनी। मैंने तो प्रॉपर्टी से बेदखल किया है, कम से कम धक्का देकर किसी को चोटिल तो नहीं किया, जैसा तुमने मेरे साथ किया था बहू। वैसे भी अब ना इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा है और ना ही मेरी जिंदगी में। रही बात मेरे मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि देने की, तो मत आना,
गांव का कोई इंसान भी मेरी चिता को अग्नि दे देगा, क्योंकि यहाँ के लोगों में इंसानियत जिंदा है। और अगर उन्होंने भी नहीं दिया तो क्या सुना है कभी किसी की लाश पड़ी रही हो? सरकार मेरा अंतिम संस्कार करवा देगी, उसकी चिंता तुम लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान की दया से बहुत संपत्ति और पैसे हैं मेरे पास, और पैसे से सब कुछ हो सकता है, जिसे इतने दिनों से मैं भूल गई थी। इसलिए तुम लोगों की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप मेरे घर से तुरंत बाहर निकलो, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी। अम्मा जी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर दोनों की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी कहने की, इसलिए दोनों अपना समूह लेकर शहर के लिए रवाना हो गए।